नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम मिक्स प्लेट में जिस शख्सियत को हमने मदऊ किया है उनका ताल्लुक़ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से है। 15 बरस से वो इस शोबे से मुंसलिक हैं। उनको WWF के साथ भी काम करने का 10 साल तजुर्बा है और तकरीबन 15 साल से वो कंजर्वेशन के इस प्रोजेक्ट के साथ उनका ताल्लुक़ है। लाहौर ज़ू के फॉर्मर डायरेक्टर भी रहे हैं। जी, हमारे साथ आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर पंजाब वाइल्ड लाइफ एंड पार्क्स डिपार्टमेंट हसन अली सुकैरा साहब। सुकैरा साहब, हम आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हसन साहब, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि पाकिस्तान बायोडाइवर्सिटी के हवाले से कितना रिच कंट्री है, स्पेशली पंजाब के हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो एक टर्म यूज़ होती है ज़ू जोग्राफ़ी या हयातियाती ख़ित्ता, अगर मैं उसको आम ज़ुबान में कहूँ तो दुनिया में ना टोटल 6 हयातियाती ख़ित्ते हैं और पाकिस्तान वो ब्लेस्ड मुल्क है जिसमें उन 6 में से 3 हयातियाती ख़ित्ते पाए जाते हैं या ज़ू जोग्राफिक रीजन्स हम कहते हैं। ये जो ज़ू जोग्राफिक रीजन्स हैं इनमें 2 बहुत बड़े हैं। एक को हम कहते हैं ओरिएंटल रीजन और एक को हम कहते हैं पैलियार्टिक, और तीसरा जो है वो इथोपियन रीजन है। ओरिएंटल रीजन दरियाए सिंध की लेफ़्ट साइड जिसमें पंजाब और सिंध शामिल हैं, और पैलियार्टिक रीजन दरियाए सिंध की राइट साइड जिसमें आप गिलगित बल्तिस्तान के कुछ एरियाज़, केपी है, हमारा जो ट्राइबल एरिया है, फिर बलूचिस्तान के कुछ हिस्से हैं। जो तीसरा हिस्सा है वो है इथोपियन रीजन। वो बलूचिस्तान का जो एरिया जीवनी गवादर का पोर्शन है उसमें कवर करता है। क्योंकि ज़ू जोग्राफिक रीजन 6 में से 3 पाए जाते हैं, इसी वजह से डाइवर्सिटी जो अक़साम है स्पीश मुख्तलिफ़ किस्म की वो पाकिस्तान में एक तरह से रिच हैं, एग्जिस्ट करती हैं। यानी कि 3 मुख्तलिफ़ हयातियाती ख़ित्तों की अक़साम जो हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं। वो एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। अब अगर हम उसको नंबर्स के पैरा में अगर देखें तो तकरीबन 700 के करीब परिंदों की किस्में हैं। इसी तरह से 190 के करीब आप हमारे मेमालिया जो जानवर हैं, जो चौपाए हैं। फिर रेप्टाइल्स जिसमें ये छिपकलियाँ, सांप, ये कछुए वगैरह जो शामिल हैं, ये आपके पास तकरीबन 200 के करीब अक़साम हैं। इसी तरह से 24 किस्म के टोड्स एंड फ्रॉग्स, एम्फीबियंस जिनको बोला जाता है, ये अक़साम है। 6000 किस्म के पौधे हैं, 6000 किस्म के इंसेक्ट्स हैं और बहुत सारे बाकी जो इंडिकेटर्स हैं। ये मोटी मोटी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इतना ये ज़्यादा मुल्क रिच है। इसकी एक बड़ी वजह अपार्ट फ्रॉम द ज़ू जोग्राफिक रीजन वो ये भी है कि हमारा मुल्क जो जियोग्राफ़ी के एतबार से भी बहुत डाइवर्स है। अगर आप देखें कि हमारे पास एक तरफ समंदर है और दूसरी तरफ दुनिया की दूसरी बड़ी माउंटेन पीक, सही 3 किस्म के पहाड़ी सिलसिले हैं, कराक्रम, हिमालया, हिंदुकश। यानी कि 0 मीटर से लेके 8000 मीटर तक की जो रेंज है वो हमारे मुल्क में एग्जिस्ट करती है। तो अल्लाह ताला ने इतना बड़ा हमें एक जोग्राफ़ी ख़ित्ता दिया हुआ है, उस हिसाब से ही जो जानवर, परिंदे और बाकी जो अनवा हैं वो इसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा, थ्रेटेंड स्पीशीज़ में कौन कौन सी मेजर स्पीशीज़ हैं और की वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ कौन सी हैं? इसको मैं इस तरह से लूँगा कि अगर हम पर्टिकुलर बात करें ख़ुसूसी तौर पे ऐसी स्पीशी जिनको हम एंडेमिक कहते हैं। जी, एंडेमिक स्पीशी वो स्पीशीज़ होती हैं जो कि किसी एक जगह पे पाई जाती हैं और दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। मैं एग्जांपल दूँ कि सिर्फ वो पाकिस्तान में पाई जाती हैं और दुनिया में कहीं नहीं है, तो उसमें वो हमारे पास 5 ऐसी अक़साम हैं, जिसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो हमारी है इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन, जिसको भुल्लन भी कहते हैं। ये लोकल लैंग्वेज में ये भुल्लन लोकल लैंग्वेज में कहते हैं। इंडस डॉल्फिन कहते हैं इसको। ब्लाइंड इसलिए कहते हैं कि ये ब्लाइंड है। सही। ये दरिया सिंध में पाई जाने वाली मछली नहीं है, ये मेमालिया है। मछली की तरह है बट ये मेमालिया है, लेकिन ये मैमल है और ये अंधी है। और ये एक कुदरत ने इसको खुसूसी तौर पे एक सोनार सिस्टम दिया हुआ है कि अपने मुंह से एक आवाज़ निकालती है, वो टकरा के वापस आती है, तो उससे ये मूव कर रही होती है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में पाई जाती है। इसी तरह से पंजाब उड़ियाल है, सॉल्ट रेंज में एक ख़ास किस्म का जो उड़ियाल पाया जाता है जो कि पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है, तो वो भी हमारे पास एक एंडेमिक है। इसी तरह से बलूचिस्तान ब्लैक बेर है। इसी तरह से एक चूहे की स्पीशी है बलूचिस्तान डोरमाउस, वो है। फिर एक मरी वाली साइड पे, कश्मीर वाली साइड पे पाई जाने वाली एक वुली फ्लाइंग स्क्विरल है, उड़ने वाली गुलहरी उसको आम ज़ुबान में हम कह रहे हैं। ये जो है ये सिर्फ पाकिस्तान में पाई जाती हैं। इसके अलावा अगर मैं कुछ स्पीशीज़ की बात करूँ तो फिर हम बात करते हैं कॉमन लेपर्ड है। इसी तरह से अगर हम परिंदों में बात करें
तो वल्चर्स की हमारे पास काफ़ी, ये जो वल्चर्स हैं जो कि मुर्दार खाते हैं, इनकी हमारे पास 8 अक़साम हैं, और जिसमें से पर्टिकुलर जो साउथ एशिया में जो आजकल बहुत मधुमेह के ख़तरे से 2-4 जो नस्ल है वो आपकी वाइट बैक्ड वल्चर है, सफ़ेद पुष्ट वाली। बल्कि आपकी इस बात से मैं ये बात करना चाहूँगा कि वल्चर जो है वो बिल्कुल ही मादूम हो गया, और अभी कुछ वल्चर के हवाले से कंजर्वेशन के कोई उसकी एफ़र्ट्स भी की जा रही हैं। तो कितनी वो एफ़र्ट्स बराबर हैं? और वो एक सॉल्ट आया था, डाइक्लोफेनिक सॉल्ट शायद उसको कहते थे, जिसकी वजह से इनकी डेथ हुई। तो अब इसकी क्या सिचुएशन है, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? जी बिल्कुल, ये 90s के बाद एक जो किस्म थी वल्चर्स की, जिसको सफ़ेद पुश्त वाले गिद्ध या वाइट बैक्ड वल्चर भी कहा जाता है, उनका पॉपुलेशन डिक्लाइन शुरू हुआ, जो कि इंडिया में केलादेव नेशनल पार्क में सबसे पहले देखा गया। बाद में सन 2000 में एक प्रोजेक्ट पाकिस्तान में भी चला, जिसमें ये जिसके लिए द पेरिग्रिन फंड था, एक यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने यहाँ पे रिसर्च शुरू की। तो हमें पता चला कि वो सेम जो प्रॉब्लम है वो यहाँ भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो तकरीबन सन 2004 तक जो पाकिस्तान और इंडिया में मिला के 95% जो वल्चर की पॉपुलेशन थी इस सफ़ेद पुश्त वाले गिद्ध की, वो डिक्लाइन हो चुकी थी। तो 2004 में ये पता चला कि ये बेसिकली एक जो दवाई है जो कि जानवरों में इस्तेमाल होती है, जिसका सॉल्ट का नाम है डाइक्लोफेनिक सोडियम है, डाइक्लोफेनिक पोटाशियम, ये उस वजह से ये डिक्लाइन आ रहा है। तो उसके बाद 2004 के ऑनवर्ड इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये इन ममालिक में बैन हो गई। तो 2006 में पाकिस्तान में भी इसको बैन कर दिया गया, और 2006 से ही बाकी ममालिक में भी इसको बचाने के लिए कैप्टिव ब्रीडिंग स्टार्ट हुए। इसी तरह से 2006 में पाकिस्तान में भी लाहौर में छंगमांगा के जंगल में WWF और पंजाब वाइल्ड डिपार्टमेंट ने मुख्तलिफ जो डोनर एजेंसी हैं उनके ताउन से एक ना कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर कायम कर दिया। और सिंस देन अभी तक हमारे पास वो एक सेंटर है जिसको अब अभी तक हम चला रहे हैं, और उससे हमें जो बच्चे या चिक्स हासिल हो रहे हैं उसको हम रेयर कर रहे हैं। और इसको बेसिकली जो इस प्रोजेक्ट के अंदर जो 2 मकसद हैं मेन, एक तो ये है कि जो बच गए हैं उनकी कैप्टिव ब्रीडिंग करवा के अगली नस्ल ली जाए और उनसे फिर और वल्चर्स लिए जाएं। दूसरे नंबर पे जो डाइक्लोफेनिक का और उसके अलाइड जो ड्रग्स हैं, साइक्लोफेनिक है, कीटोप्रोफेन जो यूज़ हो रही हैं जो कि हार्मफुल हैं ड्रग्स, उनका जो यूज़ है जो हो रहा है पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान जो है, उसको ख़त्म किया जाए। उसकी अल्टरनेट जो मेलॉक्सिकैम ड्रग है वो आई, वो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्टिल वो जो डाइक्लोफेनिक है, क्योंकि वो ज़्यादा कहा जाता है कि वो असर करती है, जल्दी असर करती है। अच्छा हसन साहब, जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ की बहुत बात होती है, तो ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है क्या? आप इसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं? बेसिकली अगर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को डिफ़ाइन करें हम, तो इसमें ना 2 टियर अप्रोच है। एक को हम कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन, एक को हम कहते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। जो इन सीटू कंजर्वेशन है वो ये है कि जानवरों को उनके कुदरती मस्कन के अंदर ही हम बचाएं, यानी ऐसे इक़दाम किए जाएं कि जहां वो रहते हैं उस हैबिटाट को प्रोटेक्ट किया जाए, ताकि वो जानवरों की नस्ल जो है वो सस्टेनेबल हो। और उसके ऊपर फर्दर मेयर्स, अगर वहाँ पे कोई तादाद ज़्यादा भी होगी है तो सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग या कंट्रोल हंटिंग करवा के उनको, जिस तरह ट्रॉफी हंटिंग है, वो हम रेगुलेट करें। दूसरे नंबर पे जो कंजर्वेशन बात करते हैं वो एक्स सीटू कंजर्वेशन है। एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या है कि वो हम ह्यूमन इंटरवेंशन उसमें इन्वॉल्व होती है। जिस तरह ये जूज़ हैं, ये वाइल्ड लाइफ पार्क्स हैं, एक तो हम इसको यूज़ कर रहे हैं लोगों की अवेयरनेस के लिए, एग्जिबिट यूज़ कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे जो वाइल्ड लाइफ पार्क्स हैं हमारे, वो बेसिकली ब्रीडिंग सेंटर यूज़ हो रहे हैं कि वहाँ पे ऐसी नस्लें, ऐसी जो अक़साम जो कि मादूमियत के ख़तरे से 2-4 हैं, उनको रखा जाए, उनसे ब्रीड ली जाए और उनको रीइंट्रोड्यूस की जाए। इसी तरह से बड़ी मिसाल जो है वो हमारे पास ब्लैक बक है कि काला हिरन जो एक वक्त ख़त्म हो गया था, फिर वो बाहर से ला के उसकी नस्ल को सुलाल सोहरा नेशनल पार्क में रिवाइव किया गया। अब हम जो है उसको वाइल्ड में उसकी पॉपुलेशन रिवाइव करने जा रहे हैं। तो ये बेसिकली एक्स-सीटू कंजर्वेशन के दायरा कार के अंदर आता है। आपने वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ भी काम किया और आपने WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के साथ भी काम किया। तो अगर हम एक कंपैरिजन ड्रॉ करें, प्रोफेशनली देखें, तो ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म आपको कहाँ नज़र आया, इधर पंजाब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में या WWF? ये बड़ा अच्छा सवाल है। बेसिकली कीपिंग इन व्यू माय एक्सपीरियंस WWF और गवर्नमेंट साइड, अगर मैं डिफ़ाइन करूं WWF का, तो बीइंग एन NGO
ड्यू टू स्मॉल एक उनका जो है दायरा कार या फोकस, वो प्रोजेक्ट बेस्ड कंजर्वेशन है वहाँ पे, मतलब स्पीसी बेस्ड कंजर्वेशन। मैं उसको एक होलिस्टिक अप्रोच नहीं कहूँगा कि यू गेट फंडिंग फॉर सर्टेन स्पीसी। तो फॉर एग्जांपल अगर हम वाइट बैक वल्चर्स की बात करते हैं तो वल्चर्स के ऊपर एक फंडिंग आ गई और वो उसके स्पेसिफिक टारगेट्स हैं, उन्हीं को मीट करने के लिए वहाँ पे वो स्पेंडिंग होती है और उसके बाद फ़ाइन। इसी तरह से इसका नुकसान क्या है, बेसिकली प्रोजेक्ट बेस्ड या स्पीसी बेस्ड कंजर्वेशन का हो क्या रहा होता है कि उसमें शायद डिपार्टमेंट को उस तरह से ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता जिस तरह से लेना चाहिए। कौन से? वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट? वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट हो गए और भी जो अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं, तो उससे क्या होता है कि उसकी सस्टेनेबिलिटी नहीं रहती। सही, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की, एक बात ज़रूर अप्रिशिएट करनी चाहिए कि ये डिपार्टमेंट मौजूद है तो वाइल्ड लाइफ है, जो हमें अभी वाइल्ड में नज़र आ रही है। तो ये इसी वजह से है कि डिपार्टमेंट किसी ना किसी सूरत में कीपिंग इन व्यू द लिमिटेड रिसोर्सेज वो काम कर रहा है। अब मैं लिमिटेड रिसोर्सेज की आपको अगर बात बताऊं, पंजाब की सिर्फ अगर हम बात मैं आपकी कता कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी पे वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट नहीं है। प्रायोरिटीज़ तो डिफ़ाइन होती हैं, हर गवर्नमेंट की अपने अपने सेक्टर्स के अंदर प्रायोरिटीज़ होती हैं। तो ये तो शुरू से डिप्राइव रहा है ना, मतलब सिंस दी इंसेप्शन के उस तरह से शायद चीज़ों को नहीं देखा गया कि ये इनका भी इकोसिस्टम में रोल है, वाइल्ड लाइफ का रोल है तो डिपार्टमेंट का रोल भी है, डेफिनेटली है। हाँ। अब मैं उसको अगर डिफ़ाइन करूं डिपार्टमेंट को ऑन ग्राउंड, तो आप ये देखें कि 2,05,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है सही पंजाब का तकरीबन। इसमें से अगर ऑन सेफ साइड हम 30 से 40,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया निकाल देते हैं, अर्बन एरियाज़ और कुछ इंटेंसिव एग्रीकल्चर जो एरियाज़ हैं, बाकी आपके पास 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के राउंड जो बचता है, उसके ऊपर हम अगर अपनी ग्राउंड फोर्स को डिवाइड करें तो 1,33,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को बचाने के लिए आपके पास एक बंदा है। अच्छा, अब इमेजिन करें, अब लोग घर में बैठे सोशल मीडिया पे बैठे हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं जी, लेकिन ये वाला एस्पेक्ट किसी को शायद नहीं पता। इसी से अंदाज़ा हो जाता है कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। मतलब ये शायद इसलिए भी है कि इस तरह से एहसास दिलवाया ही नहीं गया पहले, तो अभी हमको हमारी अच्छा हसन साहब, ये बात से बात मतलब यूँ निकलती है कि जब हम ये बात करते हैं कि डिपार्टमेंट डिप्राइव्ड है, हमने कभी वाइल्ड लाइफ पंजाब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के हवाले से कोई पब्लिक सर्विस मैसेजिंग नहीं देखी, कोई आम आवाम की अवेयरनेस का प्रोग्राम हमने उस एज सच नहीं देखा। तो इसकी वजह क्या फंड्स की कमी है या कोई और वजह? बेसिकली अगर इसको थोड़ा सा मैं और ज़्यादा एलेबरेट करूँ तो डिपार्टमेंट के पास ना जो एम है प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, हमने उन अपने रोल्स को विद इन ड्यू टू द मीगर ह्यूमन रिसोर्स में भी आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं ये शायद बात कर रहा हूँ कि ड्यू टू द मीगर ह्यूमन रिसोर्स हम प्रॉपरली उनका रोल डिफ़ाइन ही नहीं कर सके, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हम प्रोटेक्शन के लिए ओवरबर्डन है कि डिपार्टमेंट ऑलरेडी प्रोटेक्ट करने के लिए ओवरबर्डन है, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, तो वो हाँ ऑलरेडी मीगर ह्यूमन रिसोर्स है, तो वो हम शायद ज़्यादा, क्योंकि हैबिटाट प्रोटेक्ट होगी तो जानवर होंगे तो फिर बाकी सारी चीज़ें इकोसिस्टम चलेगा, तो उस चीज़ के लिए हमारी प्रायोरिटी जो है वो शिफ्ट इस तरफ रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों से डिपार्टमेंट ने अब ये सोचना शुरू कर दिया है कि अभी हमें ये मैसेज जो है आम आवाम तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। चलें देर आए दुरुस्त आए, लेकिन रीअवेकनिंग भी होनी चाहिए। मतलब अभी आपने देखा होगा कि पिछले 2 सालों से हमारा सोशल मीडिया पेज एक्टिव हो चुका है, जैसे हम ट्विटर पे भी मौजूद हैं, हम फेसबुक पे भी मौजूद हैं। सोशल मीडिया के ऊपर जो आ रही होती हैं हमें शिकायत, उनके ऊपर हम एक्शंस भी लेते हैं, उनको दोबारा अपलोड भी करते हैं। कुछ लोगों की प्राइवेसी को ब्रीच ना हो इसलिए हम कुछ को नहीं भी हम कर रहे होते ओपन, लेकिन जितने भी हमें शिकायत मौसूल हो रही होती हैं उनके ऊपर डेफिनेटली एक्शन होता है, और ड्यू कोर्स जो हमारा एक वाइल्ड लाइफ एक्ट है उसके अंदर हम उसके ऊपर एक्शन कर रहे होते हैं। तो अब हम शिफ्ट कर रहे हैं अपनी रिजीम को कि जो अवेयरनेस है, पब्लिक अवेयरनेस, ये भी एक कंपोनेंट है, इसको भी हम इंशाल्लाह फ्यूचर में लेके आएंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। अच्छा, जब हमारा बचपन था तो इसी लाहौर में हमने तितली और जुगनू देखे, अब कहाँ गए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी कोविड-19 चल रहा है, तो आप सोशल मीडिया पे बहुत सारे क्लिप्स सर्कुलेट कर रहे हैं कि जिस तरह से सील्स हैं वो आ गई हैं शोर्स के ऊपर, इसी तरह से कैंगरूज़ ऑस्ट्रेलिया में फिर रहे हैं, इसी तरह से हाथी
बंगाल में घूम रहे हैं सड़कों के ऊपर और सारी चीज़ें। एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वे बैक 300, 200, 300, 400, 500 साल पहले ये सारी हैबिटाट्स होती थी इन्हीं जानवरों की। हमने ये हैबिटाट्स क्या कर ली, ऑक्यूपाई कर ली। अब जब ह्यूमंस बंद हुए हैं तो वो जानवर अपनी वही उन्हीं पुरानी लाइंस के ऊपर वो घूम रहे हैं, वो आ रहे हैं। तो हसन साहब इसमें पोल्यूशन का कितना फैक्टर है? यस, द पॉइंट इज़ कि जैसे ही हमने इंक्रोच की हैबिटाट्स तो उस हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की पोल्यूशन जो हैं, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, गार्बेज है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इवन हैवी मेटल लीच डाउन कर रही हैं। तो वो हैबिटाट जो है वो हमने क्या कर दी हैं, वो डिस्टर्ब कर दी हैं, वो ख़त्म करते जा रहे हैं, वो इंक्रोच करते जा रहे हैं। ख़ास तौर पे तितलियों और जुगनों के बारे में अगर हम बात करें तो जो पेस्टिसाइड्स हैं आज से 50-60 साल पहले इनका हम तसव्वुर नहीं करते थे। सही है। लेकिन आपने देखा है कि पिछले 50 सालों से जितनी बम्बार्डमेंट हुई है पेस्टिसाइड्स की, इसका कीड़ों के ऊपर, हशरात के ऊपर जो बेनिफिशियल थे, और प्लस जो परिंदे जो आके वो सुंडियाँ खाते होते थे उन वो भी दोनों को हमने मार दिया है। तो टोटल डिपेंडेंस क्या हो गई है हमारी आगे वो बढ़ती जा रही है पेस्टिसाइड्स के ऊपर, कि बायोलॉजिकल कंट्रोल को इंसान अपने हाथों से ही वो ख़त्म करता जा रहा है। बिल्कुल सही। अच्छा, वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ को मेजर थ्रेट क्या है? सबसे बड़ा थ्रेट तो ह्यूमंस, यस। लेकिन अगर हम बात करें कि इससे पर्टिकुलर आगे हो क्या रहा है, कि ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशंस सबसे जो मेजर थ्रेट है, एक तो हैबिटाट इंक्रोच करते जा रहे हैं, हैबिटाट्स ख़त्म होती जा रही हैं, श्रिंक होती जा रही हैं, ठीक है। उस हैबिटाट श्रिंकेज से क्या है कि विद इन स्पीशीज़ जो है वो कंपटीशन बढ़ गया है। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको हैबिटाट श्रिंकेज की, पंजाब उड़ियाल जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ पंजाब में या पाकिस्तान में पाया जाता है, उसकी जो नेटिव हैबिटाट है वो पूरा सॉल्ट रेंज है। 1970s एक स्टडी हुई, गुलाम अली अवान ने 2004 में की, उन्होंने 2004 में सर्वे किया उड़ियाल का। 1970 में रॉबर्ट्स ने उसकी एक डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई थी। जब हम उसको कंपैरिजन करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इस वक्त उड़ियाल की पॉपुलेशन सिर्फ 16 पॉकेट्स में रह गई है, जो कि पूरे कॉन्टीन्यूस पूरे सॉल्ट रेंज के अंदर कभी हुआ करती थी। इतनी स्क्यूज हो गई है, अब वो स्क्वीज़ हो गई है। अब मज़े की बात ये है कि उन पॉकेट्स के दरमियान कॉरिडोर भी नहीं है। बिल्कुल सही है। अब क्या हो गया, जेनेटिक आइसोलेशन हो गई। अब ये किस्म पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। तो एक वक्त आ सकता है कि ये पूरी पॉपुलेशन कोलैप्स कर जाए, जिसके बारे में अभी डिपार्टमेंट हम ये सोच रहे हैं कि अभी हमें मैनुअली जानवरों को उन पॉकेट्स के अंदर शिफ्ट करने देना चाहिए। वो पॉकेट्स क्यों बन गई हैं? क्योंकि बाकी जगहों के ऊपर ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं। एक तो आपने बड़ा मेजर थ्रेट आपका हो गया हैबिटाट श्रिंक हो रही है, उसको डिस्ट्रक्ट हो रही है। दूसरा जो थ्रेट है ना, ये इलीगल हंटिंग है। अब हो क्या रहा है कि दो किस्म की हंटिंग होती है। एक होती है कंट्रोल्ड हंटिंग, जिसको आप ट्रॉफी हंट भी कहते हैं। अच्छा, इलीगल हंटिंग, तो अब आपने बात शुरू कर दी है। इलीगल हंटिंग के बारे में आपका क्या कहना है, और इलीगल हंटिंग और इलीगल ट्रेड के हवाले से आप कैसे देखते हैं इसको? इलीगल हंटिंग की बात करें तो पूरी दुनिया में है ये, लेकिन हमारे मुल्क में मैं कहूँगा ज़्यादा है। लॉज आर देयर। शायद मैंने जो पहले बात की कि रिसोर्स कंस्ट्रेन है, 133 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, एक बंदा, इट्स वेरी हार्ड कि हम हर जगह पे हों और हम उसको कंट्रोल करें। डिपार्टमेंट की जो ज़्यादा कार्रवाई होती हैं वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होती हैं, कि उससे सुना, उसने कॉल की, हम पहुँचे। और तो क्या है कि लोग, बैग लिमिट है, एक तो बैग लिमिट होती है ना, कि आप ये लाइसेंस के ऊपर सैटरडे संडे को ये इतनी हंट कर सकते हैं। वो बैग लिमिट है, 6 मार सकते हैं, 10 मार सकते हैं, 3 मार सकते हैं, हर स्पीशी का डिफ़ाइन है। लोग करते नहीं है, बॉदर नहीं करते। वो उसको फिर एक हम कह लें कि इनकी अपनी ख्वाहिशात के पीछे, या अपना एक सेल्फ प्लेयर जो होता है, या एक कंपटीशन तो लोगों को दिखाने के लिए मैंने इतना मारा, इतना बैग लिमिट है, और ये वो फॉलो नहीं किया जाता। दूसरे नंबर पे क्या है इस पर्टिकुलर इलीगल हंटिंग के अंदर, कि कुछ लोग एज ए इसको सेलिंग ऑफ मीट शुरू हो गया है ये काम। जिस तरह अब मशहूर है जी चिड़े, अब वो लोगों को तो चिड़े कह के खिलाए जा रहे हैं। माइट भी वो कौवे हों, माइट भी वो मायना हो, माइट भी वो उससे मिलता जुलता कुछ और हो, तो उससे वो मैसिव जो है ना वो पोचिंग में आ जाता है, कि वो ज़िंदा भी पकड़ लिए जाते हैं। अब आ जाते हैं उस ट्रेड वाले कंपोनेंट की तरफ, कि होता क्या है कि अब आपने ये देखा होगा कि कुछ लोग, छोटी सी एग्जांपल जो है ना, ये चिड़ियाँ बेच रहे होते हैं। हाँ जी, रोड्स के ऊपर भी हम देखते हैं कि वो परिंदों वाले दूसरे लोग बैठे होते हैं, 10 रुपये 20 रुपये समथिंग। ये होता क्या है कि ये वाइल्ड से इनको कैप्चर किया जाता है, फिर एक सर्टन मिडल मैन के पास आते हैं, मिडल मैन से आगे ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और फिर
ये बहुत बड़ा एक रैकेट है। हाँ जी, एक पूरा रैकेट है। मतलब डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने इसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन ये इतने मुनज़्ज़म और इतने फैले हुए हैं कि फिर भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सर उठा के और ये दोबारा से शुरू कर देता है। हसन साहब, आप ये नहीं समझते कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को अपने लॉज को वेट करने की एक सेकंड लुक देने की ज़रूरत है? क्योंकि अमूमी तासुर ये मिलता है कि अक्सर जो इन्फ्लुएंशियल शिकारी होते हैं वो आते हैं और वो थोड़ा सा जुर्माना देकर वो छूट जाते हैं। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। अभी पिछले 2 साल से इसी के ऊपर डिपार्टमेंट काम कर रहा था और काफ़ी हद तक हमने जो अमेंडमेंट्स हैं वो भिजवाई हुई हैं और मंजूर भी हो गई हैं बहुत सारी, विच विल बी द पार्ट ऑफ द एक्ट सून। और इसी को ले के फिर हमने कुछ पंजाब प्रोटेक्टेड एरियाज़ एक्ट वो भी ले आए हैं, ताकि जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं उनको हम ज़्यादा अच्छी तरह से उसके ऊपर इन्फोर्स करके उनको तो एटलीस्ट बचाएँ ना। बाकी एरियाज़ के ऊपर तो शायद उस तरह से हम एक्सेस नहीं कर पा रहे होते। जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं उनको ज़्यादा एक्सेस दे के, ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स दे के उनको बचाएं, ताकि उनके अंदर जो वाइल्ड लाइफ है वो प्रोटेक्ट हो। उसके अंदर भी इन्हेंस पेनल्टीज़ हैं, इन्हेंस सज़ाएँ हैं, ये सारी चीज़ें हैं। येस, वो भी हमने कर दी है। अभी जो हम बात में कंटिन्यू करना चाह रहा था वो है वाइल्ड लाइफ ट्रेड के ऊपर, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के ऊपर। दुनिया में तीसरी बड़ी जो ट्रेड है वो कंसिडर की जाती है वाइल्ड लाइफ ट्रेड। सही है, ठीक है। आपने सुना होगा कछुए स्मगल करते हुए चाइना, क्यों? ये बेसिकली ये लग्जरी है। तो इसी वजह से बहुत सारे जो नेटवर्क हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। कछुए हो गए, लोकली डक्स जो हैं वो भी कैप्चर होके, ये चिड़ियाँ कैप्चर होती हैं, लालियाँ कैप्चर होती हैं, कौवे कैप्चर होते हैं। हम तो इनको लीस्ट कंसर्न स्पीशीज समझ रहे होते हैं, लेकिन हर किस्म का किसी ना किसी तरह से इकोसिस्टम के अंदर रोल है। अगर उस किस्म को निकाल दिया जाए तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए हम जो है हर टियर के ऊपर इसको, ये पोचिंग हो, चाहे इलीगल हंटिंग हो, चाहे वाइल्ड लाइफ ट्रेड हो, डिपार्टमेंट किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी लेवल के ऊपर इसके ऊपर एक्शन कर रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि हम शायद उसको पोर्ट्रे नहीं कर पा रहे, हम शायद उसको पब्लिसाइज उस तरह से नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आम लोगों को पता नहीं चलता कि डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। जाती है पब्लिक अवेयरनेस की, कि लोगों को पता चले कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ऑन ग्राउंड कर क्या रहा है। ऑलरेडी अभी इसके ऊपर बहुत सारा काम हो चुका है और इंशाल्लाह फ्यूचर में आप देखेंगे कि हम इस जो एक हमारा वीक पॉइंट है इसके ऊपर भी हम काबू पाएंगे। अच्छा हसन साहब, माइग्रेटरी बर्ड्स के हवाले से मेरा क्वेश्चन है कि पिछले कुछ अरसे में ये देखा गया है कि माइग्रेटरी बर्ड्स के इन्फ्लक्स को टुवर्ड्स पाकिस्तान उसमें काफ़ी डिक्रीज़ है, उसकी क्या वजह है? ये जो माइग्रेशन है ना, ये गवर्न होती है बेस्ड अपॉन दी क्लाइमेट। आपने सुना होगा कि क्लाइमेट चेंज ने बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट या इफ़ेक्ट किया है बहुत सारे एरियाज़ को। जो माइग्रेशन है ना, बेसिकली ये ट्रिगर होती है इस वजह से कि जब इनके ब्रीडिंग ग्राउंड्स के ऊपर बर्ड्स के, ख़ास तौर पे अगर हम डक्स की बात करें, जनरल माइग्रेशन की, तो इनके ब्रीडिंग ग्राउंड्स के ऊपर बर्फ़ पड़ना शुरू हो जाती है। हमारे यहाँ सर्दियाँ होती हैं, उनकी गर्मियों में वैसा मौसम होता है जो हमारे विंटर में होता है। जी जी। तब वो वहाँ पे ब्रीड कर रहे होते हैं, तो वो ट्रिगर करता है। जैसे वो मौसम सर्द आता है तो वहाँ पे फूड की कमी हो जाती है, तो वो इसलिए वो 4000, 3000, 2000 किलोमीटर ट्रैवल करके गर्म इलाकों में, जो कि हमारे इधर ट्रैवल। आपके कहने का मतलब है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो एक मेजर रोल चेंजर है इसके अंदर। इसमें सबसे मेजर फैक्टर जो है वो है क्लाइमेट चेंज का। बाकी फिर अलाइड फैक्टर हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे कुछ स्पीशीज़ की एक्सेसिव हंटिंग हो जाती है, तो वो, या डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है हंटिंग की वजह से, तो उससे क्या होता है कि वो फिर जो स्पीशीज़ हैं वो यहाँ छोड़ के किसी और इलाके की तरफ मूव कर जाती हैं। मतलब वो हमारे लोकली तो वो डिक्लाइन नज़र आएगा, लेकिन शायद अगर वो पाकिस्तान में, सिंध में आ रही थी, वहाँ पे डिस्टर्बेंस हो गई कि वहाँ पानी नहीं मिला, यहाँ पे वो हंटिंग शुरू हो गई, तो वो वहाँ से मूव करके इंडिया चले गए। जी, कोई भी एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स हो गए। यस, तो लोकल फैक्टर भी गवर्न करते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स के प्रेजेंस एब्सेंस के ऊपर, और मेजर जो फैक्टर है वो आपके जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं वो गवर्न कर रहे होते हैं। शुक्रिया साहब, इट्स रियली नाइस टॉकिंग टू यू। हमारा आज का मिक्स प्लेट प्रोग्राम अब इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।